नमस्कार दोस्तों। 3 जुलाई 2021 आज की तारीख है, शनिवार का दिन है। हफ्ते में डेली 30 का जो डिस्कशन होता है, आज अंतिम दिन होता है। संडे को आप लोगों का टेस्ट होता है। आप लोगों का जो टेस्ट है उसमें आप लोग जो हफ्ते भर पढ़ते हैं, जो पिछला पढ़ा है उसका आप देखते हैं क्या सीख पाए। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें खेल खेल में तैयारी करने की कोशिश हम लोग करते हैं। आज का जो टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में आपको चर्चा करनी है, उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखना है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे अक्सर। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। 10 प्रश्न करंट अफेयर पे हम देखेंगे। पायरीन का उपयोग मच्छर भगाने में किया जाता है और दूसरा है फार्मिक अम्ल लाल चींटी तथा मधुमक्खी में पाया जाता है। पायरीन यूज्ड टू रिपील मॉस्किटोज एंड फार्मिक एसिड इज फाउंड इन रेड एंट एंड वी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पायरीन का जो उपयोग है वो इसमें नहीं किया जाता है, मच्छर भगाने में नहीं किया जाता है। पायरीन का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। अगर ऐसा कहा जाता तो सही है। और दूसरा सही है, ये मधुमक्खी और लाल चींटी यही डंक जब मारती है तो यही जाता है अंदर और अंदर जाके फिर ये जलन पैदा करता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये व्याख्या में भी यही दिया हुआ है, तो ये आप इसको तैयार कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्रियॉन भी कहा जाता है, क्रियॉन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरीन तथा कार्बन परमाणुओं के यौगिक का संगठन है। बताइए, संगठन। संगठन का मतलब होता है कंपाउंड्स, कंपोजिशन की बात होती है। तो वहां पे संगठन मतलब कंपोजिशन में कंपाउंड्स की बात की जाती है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स। ठीक है, तो क्रियॉन जो है ये पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये जो दूसरा दिया हुआ है वो गलत दिया है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन परमाणुओं के यौगिक का संगठन है, ये ठीक है। और यहाँ पर ये मतलब ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे क्रियॉन भी कहा जाता है, ये सही है। और दूसरा है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये फ्लोरीन तथा कार्बन परमाणुओं की यौगिकों का संगठन है, ये गलत है ना? तो इसमें क्या गलत है? ये क्लोरीन, फ्लोरीन नहीं यहाँ पर होगा, ये होगा क्या यहाँ पे? क्लोरीन। अगर यहाँ पे क्लोरीन देता तो सही होता। कितनी छोटी सी गलती है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। ये क्लोरीन, फ्लोरीन और साथ में क्या होगा, मतलब ये फ्लोरीन तो रहेगा ही, यहाँ कार्बन की जगह क्लोरीन होता तो क्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पे जो फ्लोरीन दिया है तो क्लोरीन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा और कार्बन परमाणु ये दिए होते तो सही होता। तो क्लोरीन फ्लोरीन दोनों होगा। ये बात समझ में आ गई? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहीं कहीं समझाने में ज्यादा समय लग जाता है, अब मैं तेजी से चलूंगा। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। मीथेन गैस के बारे में असत्य कथन कौन सा है? मीथेन गैस के बारे में। मीथेन एक कार्बनिक गैस है। इसे हार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से यह सब्जियों के विघटन से प्राप्त होती है और मीथेन का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। कौन सा इसमें असत्य यानी कि गलत आपको बताना है। तो मीथेन गैस को हार्श गैस के रूप में या लाफिंग गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है और यही सही उत्तर हो जाएगा। यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है उसको हार्श गैस कहते हैं, हार्श गैस कहते हैं या लाफिंग गैस के नाम से उसको जाना जाता है। श्वास नली में जब पहुंचती है तो कुछ जैविक क्रियाएं उत्पन्न करती है और इसके फलस्वरूप गुदगुदी होने लगती है और गुदगुदी में व्यक्ति हंसने लगता है, जैसे आपको कोई गुदगुदा रहा हो। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेफ्लॉन दहनशील पदार्थ है और दूसरा है टेफ्लॉन पर सांद्र अम्लों तथा क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेफ्लॉन दहनशील है, ये गलत है। टेफ्लॉन दहनशील नहीं है, टेफ्लॉन दहनशील नहीं है और इस पर सांद्र अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सांद्र अम्ल या क्षार आप डालेंगे तो इसमें चाहे एसिड या बेस कुछ भी डालेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला गलत किस लिए है? जो टेफ्लॉन है ये एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है। बहुत से अणु बहुलीकृत होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं और ये एक अदहनशील पदार्थ माना जाता है, इसका दहन नहीं होता है। ठीक है ना? इट इज एन अनडिजरेबल सब्सटेंस होता है, ये अदहनशील होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, पॉलीथीन। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है और इसका उपयोग पाइप, तार के ऊपर आवरण, पैकिंग थैलियां आदि बनाने में किया जाता है। खूब पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो पॉलीथीन बिल्कुल सही है, थर्मोप्लास्टिक है, इसमें उपयोग भी किया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अपने उत्तर से आप मैच कर लीजिए, दोनों दोनों इसमें सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। नियोप्रीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नियोप्रीन एक विशेष प्रकार के संश्लेषित रबर है।
क्या ये बात सही है? सत्य आपको बताना है। बिल्कुल सही है। क्लोरोप्रीन का बहुलकीकरण करके बनाए जाते हैं, ये भी सही है। और इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में उपयोग इसका करते हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही से तैयार करिए इसको। कोई भी प्रश्न आपसे अलग करके भी पूछा जा सकता है। विद्युत रोधी पदार्थ जो भी है, इलेक्ट्रिक केबल है ना, इंसुलेटिंग जो मटेरियल्स हैं उनको बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ में कन्वेयर बेल्ट को बनाने में, है ना, इन सब को बनाने में इसका उपयोग होता है। कन्वेयर बेल्ट को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, डाइब्रोमेथेन अनाज के गोदामों में कीटनाशक के धूमक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशक के रूप में धूमक, धुआं करने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और धूमक, धूमक का मतलब क्या हो? कीटनाशक के धूमक के रूप में नहीं, वो धुआं नहीं। ये यूज्ड ए पेस्टिसाइड, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। फ्यूमिगेशन की बात हो रही है, सही है। फ्रियान या डाइफ्लोरोमीथेन का उपयोग प्रशीतक तथा गर्म करने के संयंत्रों में किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सा इसमें सही है? तो पहला तो इसमें सही है, पहला तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे, फ्रियान या डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो ये बात हो रही है, प्रशीतक तथा गर्म गर्म करने की जो बात हो रही है, इसमें गर्म नहीं, प्रशीतक जब लगा हुआ है तो हीटिंग कहाँ होगा? रेफ्रिजरेंट और गर्म दोनों नहीं होगा, एक ही गुण तो पाया जाएगा। तो इसको कूल करने में किया जाता है। ठीक है, तो कूलिंग प्लांट्स में इसका उपयोग किया जाता है, ना कि गर्म करने वाले प्लांट में। क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन सही से पढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। 50% क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठंडा करने में, रेफ्रिजरेटर और ठंडा करने में इसका उपयोग किया जाता है, कूलिंग प्लांट्स में इसका उपयोग किया जाता है। मिथेनॉल तथा इथेनॉल, ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड, ये प्रमुख रसायन है, प्रमुख रसायनों में शामिल किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेजर केमिकल्स में इनको हम इंक्लूड करते हैं और इनका उपयोग पेंट निर्माण में होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पेंट की, तो उसमें इसको यूज किया जाता है, ये कहा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन पेंट निर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका रोगाणुनाशी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेलिन बनाने में इसका उपयोग हो जाता है। प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग हो जाता है, लेकिन पेंट निर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें व्याख्या दी हुई है जो हमने बताया आपको। अगला जो प्रश्न है, एल्केलाइन वर्ग का सबसे प्रमुख यौगिक एलीन या एसिटिलीन है। एल्केलाइन वर्ग का बिल्कुल सही बात है। और अगला यहाँ पे दिया हुआ है, जो एरीन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं इसको, और इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है ना। एरोमेटिक जो एरीन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक तो ये सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। लेकिन यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग जो होती है, वेल्ड करना, जोड़ना, तो वो उसमें इसका उपयोग नहीं होता है। कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़े से टफ पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ना, लेकिन इसके साथ में जो इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, एल्केन पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से विभिन्न एल्केनों के मिश्रण है। जो एल्केन होते हैं, एल्केन, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये एल्केनों की ही मिश्रण होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और पेट्रोलियम के परिष्करण के फलस्वरूप निम्न एल्कीन प्राप्त होते हैं। यानी कि जो ये फॉलोइंग की बात यहाँ पे नहीं होगी, ये यहाँ पर थोड़ा सा, ये निम्न की बात जो यहाँ पर की जा रही है, ये किस रूप में की जा रही है? ये जैसे जैसे ये मतलब डाउन की बात की जा रही है, निम्न की। यहाँ पे ये फॉलोइंग दिया हुआ है, तो ये, या फिर ऐसे लिखिए, ये उपर्युक्त ये प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। जैसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट तो ये दोनों सही हो जाएगा। अब आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें जैसे एल्कीन जो है, एल्केन पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से विभिन्न एल्केनों के मिश्रण है। और इसमें जैसे ये है, गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मोम, ये सब प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इन जो यौगिक हैं, इनका उपयोग कंपाउंड्स का कहाँ किया जाता है? जैसे पॉलीएथिलीन बनाने में, पॉलीप्रोपीन बनाने में, प्रोपीन से संश्लेषित रबर बनाने में, ये 13 ब्यूटाइन का उपयोग। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके, ये बहुलक कौन कौन से ऐसे पूछ लिया जाता है ना, जो बहुलकों के बारे में पूछ लिया जाता है, पॉलीमर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, वहां से प्रश्न। तो ये आपकी व्याख्या में ये दिया हुआ है। एल्केन पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में, देखिए ये क्वेश्चन एक रिपीट हो रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन? मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 7, कितने प्रकार के? तो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है, और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है।
ठीक है, सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड एंड एरोमेटिक, तो 3 प्रकार इसके हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। एक सैचुरेटेड होगा, एक अनसैचुरेटेड होगा, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया, और एक एरोमेटिक होगा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, सबसे अधिक सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन है। मीथेन को आप लोगों ने इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में या एर्थ तक जो भी पढ़ा होगा, ये पढ़ा जरूर होगा कि ये सरल हाइड्रोकार्बन ये मीथेन है। बिल्कुल सही। मीथेन के एक अणु में 7 हाइड्रोजन होते हैं। मीथेन का फार्मूला आपको पता है, CH4 होता है, और CH4 जब यहाँ पे है तो 7 कहाँ हो जाएंगे, 4 ही तो होंगे, तो दूसरा गलत हो जाएगा। CH4 अगर आपको पता है तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो क्या होता है, जिनमें केवल होता है। हाइड्रोकार्बन और कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली, क्या क्या होता है उनमें, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे होते हैं बताइए। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, क्या होता है इसमें। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन नाम से ही पता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन इसमें होता है। कार्बन और हाइड्रोजन केवल कहा जाए तब भी सही है। और हाइड्रोकार्बन एक प्राकृतिक स्रोत, इसका देखा जाए तो पेट्रोलियम है इसका प्राकृतिक स्रोत। अगर नेचुरली देखा जाए कहाँ मिलता है नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है, मतलब जो जिसका भी शोधन नहीं किया गया, क्रूड ऑयल वही तो होता है। पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार की जो छिद्रित चट्टानें होती हैं, उन्हें ये क्या होता है, रिजर्व होता है, वहीं पे डिपॉजिट्स होते हैं इसके। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रेफाइट का उपयोग किसमें होता है। शराब, पेंसिल, सोलर कुकर, मोबाइल निर्माण, पेंसिल और काले रंग के पेन बनाने में दिया है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, पेंसिल और काले रंग के पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें ये किया जाता है उपयोग। और काला शीशा भी इसको कहते हैं, काले रंग का जो पेंट होता है और उसको बनाने में इसका उपयोग है। पेंसिल नोक जो बनाने में है, और इसको काले शीशे के नाम से भी ग्रेफाइट को जाना जाता है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शक होता है, जो शुद्ध हीरा होगा, क्या ये सही है। शुद्ध हीरा बिल्कुल सही है, वो मतलब जो होता है पारदर्शक होता है, कलरलेस होता है और पारदर्शक होता है, ये बात कहा जा रहा है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा ना, ट्रांसलूसेंट की जगह ट्रांसपेरेंट अगर किया जाए बताइएगा। इसमें इंग्लिश वाले जो हैं वो बताएं मुझे, मुझे तो जो लग रहा है मैंने बोला। ग्रेफाइट विद्युत का, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा ना स्टेटमेंट, तो पारदर्शक की अंग्रेजी क्या होगी, पारदर्शक और मतलब ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में कुछ अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। ये गलत हो गया है यहाँ पे इंग्लिश में ये क्वेश्चन को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कीजिएगा, ये इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हुआ है हिंदी से या जो भी इधर से उधर जो भी हुआ, ये गलत है, ट्रांसपेरेंट करके इसको पढ़िए। तो ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत का संचालक होने के कारण शुष्क सेल तथा विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोडों के रूप में उपयोग होता है, क्या ये सही है। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट ये सही है ना। विद्युत का संचालक होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये, ठीक है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो भी डाउट हुआ करे जरा हम डिस्कस करें, वहां पे पूछा करिए आप लोग, कोई सेशन करना हो तो हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग अब कुछ मुझसे पूछते नहीं तो मैं क्या बताऊं। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे के उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण ये चमकीले और कीमती आभूषण तथा जेवरों को बनाने में के काम में लाया जाता है। इसका ये गुण होता है, इस कारण से जेवरों को बनाने में काम में लाया जाता है और चमकीला होता है, बिल्कुल सही है। हीरा विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है, तो विद्युत और ताप का ये सुचालक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हीरा विद्युत एवं ताप का कुचालक होता है ना। ये गुड कंडक्टर नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी हीरा तो आप सबका मन होता है कि हीरे का कुछ आपके पास ज्वेलरी हो, है ना। हीरे का उपयोग पृथ्वी की चट्टानी परतों को वेदित करने हेतु भी किया जाता है, ये भी जान लीजिएगा। और विद्युत एवं ताप का कुचालक होता है, और बाकी जो ज्वेलरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ना, ऑर्नामेंट्स बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, क्या ये सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। हीरा एवं ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के दो अपर रूप हैं, और हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है। हीरा जो है एक पारदर्शक पदार्थ है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये कौन सा इसमें सही है, हीरा एवं कार्बन दो अपर रूप है और हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है, यहाँ पे दोनों सही है ना। ये पहला दूसरा यहाँ पे होना चाहिए, पहला और दूसरा दोनों सही है, यहाँ पे केवल एक केवल दो,
इसको मैं सही करूंगा, पीडीएफ देने से पहले ये आपको सही मिलेगा, ठीक है। ये कुछ कुछ चेंज करने के कारण ये होता है। तो सी ऑप्शन, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। और हीरा का अपवर्तन गुणांक आपसे अगर पूछ लिया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका पूछा जाए, तो 2.417 होता है इसका अपवर्तन गुणांक। अगला जो प्रश्न है, निम्न तत्वों के भौतिक गुण एकदम भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण एक समान होते हैं, तो कौन से तत्व ऐसे हैं, नीचे दिए हुए हैं, तो कौन सा तत्व है जिन तत्वों के ऐसे होते हैं, तो उसमें कौन सा ये तत्व है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जिन तत्वों के भौतिक गुण एकदम भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण एकदम से समान होते हैं, तो ये ऑप्शन ही अजीब सा दिया है, लेकिन आप जरा सा भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, तो एलोट्रोप्स कहते हैं उनको, अपर रूप कहते हैं, अपर रूप कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कार्बन एक अधातु तत्व है जिसे सी संकेत द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब सी संकेत से इसको दिखाया जाता है, बिल्कुल सही है। और कार्बन एक अक्रिय तत्व है जो केवल मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो कार्बन एक अक्रिय तत्व नहीं है ना। क्या ये बात कर रहे हैं, अक्रिय तत्व तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सक्रिय कहाँ है, वो क्रिया थोड़ी ना करता है। पहला ये यहाँ तक तो सही दिया हुआ है, जो केवल मुक्त अवस्था में पाया जाता है ये गलत है, केवल मुक्त में नहीं पाया जाता, कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। देखिए दो पोर्शन हो गए, यहाँ से भी दो स्टेटमेंट बन सकते थे। तो अक्रिय तत्व है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, ये सही है, लेकिन पीछे गलत दिया हुआ है, तो पूरा स्टेटमेंट ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था, यानी कि फ्री में और बॉन्ड, मतलब किसी के साथ भी बॉन्ड करके या संयुक्त होके वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। और कार्बन एक अधातु तत्व है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, परमाणु भार 12 है, और इसको कैसे दिखाया जाता है, 6C12, और इसका विन्यास 2,4 है। ये सब आपसे खैर पूछा भी नहीं जाता है। एक प्रश्न और है इसमें, ब्लैक कार्बन के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ब्लैक कार्बन ये जीवाश्म ईंधन एवं जैव ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है, सही है। स्थानीय क्षेत्रों पर अत्यधिक इसका प्रभाव पड़ता है, जहां पे भी ऐसा होगा दहन। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद पृथ्वी को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है। उसके बाद में किसके बाद में कंट्रीब्यूट करता है ये, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में इसका कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट जो नंबर पे है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। डी ऑप्शन करेक्ट है कि सभी के सभी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ब्लैक कार्बन है क्या, ये भी आपसे अगर अलग से पूछ लिया जाए तो आप अब समझ गए कि इसकी परिभाषा भी आप लिख देंगे, मानव जनित और प्राकृतिक दोनों रूप से ये आपको मिलेगा, और ये दोनों रूप से ये फैलेगा। और यहाँ पर जो ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन के विपरीत इसको देखेंगे तो स्थानीय स्रोतों से ये उत्पन्न होगा, स्थानीय क्षेत्रों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, है ना। और डीजल इंजन, खाना पकाने वाले जो चूल्हे हैं, कुकिंग स्टोव्स जो होते हैं, लकड़ी के जंगलों में जब, मतलब जंगलों में जब आग लग जाएगी तो लकड़ियों का जो जला रह जाना, उससे ये निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है। ये जो प्रश्न है ये करंट अफेयर का है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि 8 जुलाई से यूपीपीसीएस की नई टेस्ट सीरीज और 15 जुलाई से आरओ की हिंदी और जीएस की अलग अलग टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। 8 जुलाई से वो स्टार्ट हो जाएगी। शेड्यूल कल आपको पूरा डिस्कस भी कर दिया जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, शेड्यूल भी आपको शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप्स में वहां पे, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है। अरुण जेटली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान, किसके साथ किया है, और वित्त मंत्रालय। तो अरुण जेटली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके तहत ये जो संस्थान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र को विकसित करने में उसकी हेल्प लेगा माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। अब हर जगह एआई की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी, अगर आपसे पूछ ले, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 1993 में वित्त मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है, नाम बाद में इसका चेंज किया गया होगा। और ये भाई अरुण जेटली जी नहीं रहे, वित्त मंत्री रहे थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तारा, 7, 8, 10 स्टार जो लगाना हो सब लगा लीजिए इसमें, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है माना पटेल, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए माना ने क्वालिफाई किया है, माना पटेल ने, ठीक है। और ये जो माना है ये ध्यान रखिएगा, ये ओलंपिक के अलावा श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश
माना पटेल के साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं, है ना। माना पटेल के ओलंपिक में क्वालिफाई करने के अलावा, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ये जो है ये अभी बहुत छोटी सी हैं, 21 साल की हैं। 18 मार्च 2000 में इनका जन्म हुआ और अहमदाबाद गुजरात की हैं और बैक स्ट्रोक तैराक हैं। आपसे पूछा जा सकता है सुमेलित करने में माना पटेल हैं क्या, तो ये तैराक ही हैं। और ये इन्होंने 13 साल की उम्र में हैदराबाद में 40वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर ब्लैक स्ट्रोक में ये एक मतलब रिकॉर्ड बनाया था। तो ये रिकॉर्ड का टाइम तो आपको नहीं याद रखना है, इतना छोटा छोटा आप रटेंगे तब तो हो गया, 15-20 साल में सब तैयार हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका की सेना ने लगभग 2 दशकों के बाद अफगानिस्तान के किस हवाई क्षेत्र को छोड़ा है, यानी कि इसको फ्री कर दिया है ना। तो कौन सी एयरफील्ड है और ये कहाँ की है, कहाँ की है, अफगानिस्तान की। तो ये है बगराम हवाई क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बगराम हवाई क्षेत्र को इसने छोड़ दिया है। 9/11 के आतंकी हमलों की पुष्टि के बाद अफगानिस्तान में कई सैन्य मजबूरों और अमेरिका के आतंक के खिलाफ युद्ध का केंद्र के रूप में उसको देखा गया। तो यहाँ पर क्या किया गया था, जो उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति थे उन्होंने अपना लगाया होगा, लेकिन जो बिडेन ने 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरीके से वापसी का भी वादा कर दिया है। ये डेडलाइन रखी है 11 सितंबर, है ना। और 2500 से 3500 अमेरिकी सैनिकों की वर्तमान में वापसी उस वादे की अनुवर्ती कार्रवाई का संकेत है कि अब धीरे धीरे उसको वहां से छोड़ दिया जाएगा। और बगराम एयरबेस जो है, ये बगराम एयरफील्ड या एयरबेस, ये बगराम वहाँ पे एक शहर है, वहीं पर स्थित है। और ये अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है ना। परवान प्रांत से 11 किलोमीटर दूर ये स्थित है। सिंगल रनवे है। लॉकहीड मार्टिन, गैलेक्सी, एंटोनो सहित बड़े सैन्य विमानों को संभालने में सक्षम है। ये सब वहीं के विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके, अमेरिका के। सॉप्सी क्या है, व्हाट इज सॉप्सी, सॉप्सी क्या है। तो सॉप्सी फ्लिपकार्ट का एक नया ऐप है। फ्लिपकार्ट देखिए हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। तो फ्लिपकार्ट का एक ये नया ऐप है और ये ऑनलाइन कारोबार के लिए, ये इसने खैर इसका सब ऑनलाइन ही है तो ये डेवलप किया है। और ये ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में व्यक्तियों की मदद करेगा। गैर महानगरों में ई कॉमर्स की पहुंच को ये बढ़ाएगा। और ये जो सॉप्सी ऐप है, ये 2023 से 25 तक इसने 2023 तक इसने लक्ष्य रखा है कि 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को डिजिटल कॉमर्स की मदद से ये हेल्प करेगा। और विश्वसनीय व्यक्ति के साथ बातचीत करके ये सब दुनिया भर का होगा। इसका मतलब नहीं है, केवल आप यहाँ पे ध्यान रखने का कि किसने इसको डेवलप किया, किसका ये ऐप है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 टीकों के वित्त पोषण के लिए 8 बिलियन डॉलर प्रदान करने का क्या किया है, निर्णय लिया है विश्व बैंक ने। और ये वित्त पोषण 2022 तक उपलब्ध होगा। दोनों की दोनों बातें ये सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और विकासशील देशों के लिए टीकों को ये उपलब्ध कराया गया हेल्प है, ये जो विश्व बैंक कर रहा है। और यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होता है कि ये जो ये हेल्प होती है, ये जैसे विश्व बैंक ऐसा क्यों कर रहा है, जो सरप्लस डोजेज हैं, सरप्लस अधिशेष खुराक वाले जो देश हैं, उन देशों से विकासशील देशों द्वारा उपयोग के लिए इसे दान करने का भी उन्होंने आह्वान कर दिया। करने मतलब ये सब क्यों हो रहा है, जिनके पास नीड है और जिनके पास सरप्लस है, उन दोनों लोगों को अगर एक साथ एक मंच पे लाया जाए तो जिनके पास ज्यादा है वो दे देंगे, दूसरों वालों को मिल जाएगा। यही सारी चीजें हैं। लुडविग गुडमैन कौन थे, लुडविग गुडमैन। तो लुडविग गुडमैन जो है ये ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स के संस्थापक थे। पैरालंपिक जो गेम्स है उनके संस्थापक थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अभी इसने क्या किया, गूगल ने इनका डूडल जारी किया। अब डूडल के कारण भी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। लुडविग गुडमैन का जन्म 3 जुलाई 1899 को जर्मन साम्राज्य में हुआ था और ये यहूदी थे। कभी पूछा नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा कि ये संस्थापक थे पैरा ओलंपिक्स के। अगला जो प्रश्न है, सऊदी अरब में सबसे बड़ा एयर कैरियर कौन सा है। अब ये देखिए, एक दिन ये प्रश्न मैंने सेट किया था, उस दिन आपको नहीं दिया था। आज मुझे लगा कि जब वो चर्चा में आया तो मैंने कहा कि इसको भी कर देना चाहिए। तो सऊदी अरब एयरलाइंस, तो वहाँ अफगानिस्तान में जो चर्चा, तो इसी कारण से या ये भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब एयरलाइंस वहाँ का सबसे बड़ा एयर कैरियर है। और सऊदी अरब ने दूसरी राष्ट्रीय एयरलाइन शुरू करने की भी योजना बनाई है। और ये जो वहाँ पे संचालन हो रहा है, ये अरब की सरकार जो है वो वही कर रही है, तो अब दूसरी करेगी। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे ये हवाई यातायात जो है, हवाई परिवहन है, उसको सऊदी अरब क्या कर रहा है, उसको सुदृढ़ कर रहा है और विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर पहुंचाने का ये टारगेट रख रहा है अपना। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी किस तिथि को प्रदान की गई।
अब ये एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि भारत नेट बहुत बड़ी परियोजना है, इस कारण से डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो 30 जून 2021 को ये की गई है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल ने ये भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी भी प्रदान की है। 16 राज्यों में लागू की जाएगी और अब ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक विस्तारित किया जाएगा। पहले केवल ग्राम पंचायत का था और वास्तव में ये सब केवल बस हो ही रहा है, कहीं दिख उक नहीं रहा है। मेरे गांव में तो नहीं पहुंचा है, या चल नहीं रहा होगा, मुझे तो नहीं पता है। बाकी आप जरा अपना बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ है कि नहीं, ठीक है। और अब क्या बताएं, खैर छोड़िए। अगला जो प्रश्न है, कौन सा संस्थान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 की मेजबानी कर रहा है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस भी होती है विश्व स्तर पर, तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है। इसकी मेजबानी गूगल, फेसबुक, नोकिया नहीं कर रहा है, जीएसएमए कर रहा है। जीएसएमए का मतलब क्या है। जीएसएमए का मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके द्वारा ये 28 जून को स्पेन के एक शहर में, वहाँ पे बार्सिलोना है ना, तो बार्सिलोना में हाइब्रिड रूप से इसको शुरू किया गया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को। और पिछले साल कोविड-19 के मामलों की अधिक संख्या के कारण ये रद्द किया गया था, लेकिन इस साल भी गूगल, नोकिया, Xiaomi, फेसबुक, सोनी ये सब ब्रांड इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये वार्षिक कार्यक्रम है जो बार्सिलोना में ही हर साल होता रहता है। इनोवेशन की बात यहाँ पर होती है, जो भी नई चीजें होती हैं उनकी बात होती है। तो कैसा लगा आपको डेली 33 जरूर बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं। और जो लोग इसमें ग्रुप में जुड़े हैं उनको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। जो गलतियां हैं इसको मैं सही करा के कल पीडीएफ आपको दे दूंगा। कल टेस्ट है, टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टेस्ट सही से दीजिएगा, सही से सबमिट कीजिएगा और उसमें लापरवाही मत कीजिएगा। सबका हो जाता है, 2-4 लोगों का अगर नहीं, हाँ उसमें लोगों ने छोड़ भी दिया, ज्वाइन नहीं किया। अब वो भाई क्या उनसे गलती होती है मुझे नहीं पता। तो खैर जितने लोग टेस्ट देते थे वो सब हैं ग्रुप में, ये बड़ी मेरी खुशी की बात है कि उन लोगों ने ज्वाइन किया है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया 8 तारीख से यूपीपीसीएस की, कल आपको सारा उसका ब्रोशर, सारा शेड्यूल मिल जाएगा। और 15 तारीख से आरओ की हिंदी और जीएस की अलग अलग स्टार्ट हो रही है। जीएस का मेंस का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्री कम मेंस का हिंदी का, ये भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ। और हिंदी के लिए जिन लोगों ने कहा था उनका बैच भी 15 जुलाई के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप अपने दिमाग में रखिए, लोगों को शेयर करिए। बाकी आपकी हेल्प की तो हमेशा मुझे जरूरत होती है। थैंक यू सो मच।